हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे ईयर 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड होंगे। आज की क्लास 1 है और आगे की कोई भी क्लास अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन क्वालिटीज़ फॉर अ टीचर टू प्रोवाइड काउंसलिंग टू हिज या हर स्टूडेंट हैविंग सम मेंटल हेल्थ इशू। यानी कि एक टीचर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं अगर उसको एक ऐसे बच्चे को काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है जिसको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है क्रेडिबिलिटी एंड जेन्यूननेस, ऑप्शन 2 इज बीइंग जजमेंटल, ऑप्शन सी इज कॉन्फिडेंशियल एंड ऑप्शन डी इज लैक ऑफ एम्पैथी। आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना कि आप लोग वीडियो को पॉज करना, उसके बाद आप पहले अपना आंसर लगाना कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, एंड देन आप लोग वीडियो को प्ले करने के बाद फिर देखना कि मैंने क्या आंसर बताया। इस तरीके से आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आपको सेल्फ इवेल्युएशन भी करना है कि आप कितना हद तक क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो, कितना हद तक क्वेश्चंस को ठीक कर पा रहे हो। ओके, तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी दोनों वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अपना आंसर करेंगे, उसके बाद वीडियो को प्ले करके फिर मेरा आंसर देखेंगे कि मैंने क्या आंसर बताया। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं। सबसे पहला है क्रेडिबिलिटी एंड जेन्यूननेस। देखो, एक टीचर का विश्वसनीय और जेन्यून होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर उसको एक मेंटल हेल्थ से, अगर किसी बच्चे को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं, किसी स्टूडेंट को, उसको डील करने के लिए, उसको काउंसलिंग देने के लिए विश्वसनीय होना भी ज़रूरी है टीचर का और जेन्यून होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग जजमेंटल, जजमेंटल का यहाँ पर निगेटिव मीनिंग है। जजमेंटल होना मतलब एक तरीके से किसी के बारे में अपनी क्रिटिकली जज करना, उसको अपनी एक अलग राय बना लेना। तो ऐसा नहीं होना है एक टीचर को, क्योंकि उस बच्चे को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसको समझना पड़ेगा, उसके साथ सिंपैथी और एम्पैथी दिखानी होगी। कॉन्फिडेंशियल भी एक टीचर को होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। ऐसा नहीं है कि एक टीचर वो सारी बात सबको बता दे। ये चीज़ें होती हैं जिनको गोपनीय रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसको काउंसलिंग करनी है। लैक ऑफ एम्पैथी, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। ठीक है, तो जहाँ पर भी डी है उसको काट दो। अब बचे ये, तो बीइंग जजमेंटल भी हमारा निगेटिव है, तो इसको भी हम बी को भी काट देंगे, तो ये बी भी कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, ए एंड सी ओनली। इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए एंड सी ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द स्टेटमेंट सम बर्ड्स आर मैमल्स। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। लॉजिकल रीजनिंग की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड या फिर मूड एंड फिगर से रिलेटेड, ये टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पर मैंने ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर कराए हैं। आप लोग वहाँ जाकर इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चंस को जो लोग मेरी क्लासेस ले चुके हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। हमने क्या समझा था कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होते हैं, कॉन्ट्रेरी क्या होते हैं, सब कॉन्ट्रेरी क्या होते हैं, ये सारी चीज़, सब एल्टर्न्स क्या होते हैं, ये सब हम अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सम बर्ड्स आर मैमल्स, तो यहाँ पर केस कौन सा बन रहा है, सम, यानी कि आई। सम का मतलब हमने क्या समझा था, आई, सम आई, यानी कि समाई, जैसे मछली पानी में समाई। ठीक है, तो सम का हमने क्या था, सम का था आई, सम का सिंबल आई बन रहा था। अब ए ई आई ओ वाला अगर हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ए ई आई एंड ओ, हमारा केस कौन सा बन रहा है यहाँ पर, सम का। ठीक है, पॉजिटिव है और सम वाला केस है, यानी कि आई है। ठीक है, और ये किसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ई के साथ। ई का मतलब हमने क्या समझा था, नो। इनो से हमने याद किया था, जैसे इनो आता है ना, इनो तो आप सभी लोग जानते हो, तो इनो से हमने याद किया था कि ई का मतलब होता है नो। तो यहाँ पर देख लीजिए, नो वाला कौन सा ऑप्शन है, नो बर्ड इज मैमल। इतना आसान होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नो बर्ड इज मैमल। देखो,
ये मैंने आप लोगों को समझाया था बहुत अच्छे से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, ए, ई, आई एंड ओ। ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नो, सम का मतलब होता है आई, यानी कि आई का मतलब होता है सम, और ओ क्या होता है हमारा सम नॉट। जो ए और ओ हैं ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, उसी के साथ ई और आई जो है ये भी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। और कॉन्ट्रेरी कौन होते हैं, ऑल और नो वाला केस जो होता है वो आपस में कॉन्ट्रेरी होते हैं। उसके साथ साथ जो सम और सम नॉट वाला केस है वो होते हैं सब कॉन्ट्रेरी। और अगर हम ऑल और सम की बात करें तो ये आपस में होते हैं सबएल्टर्न, और ऐसे ही ई और ओ भी क्या होते हैं, सबएल्टर्न। ये हमने अच्छे से समझा था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ अ गुड टीचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे शिक्षक का लक्षण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है फुल कमांड ओवर द सब्जेक्ट। ये आप सभी लोग जानते हो कि सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होना एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, नॉट। ये आप बिल्कुल मत भूलना, कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो नॉट को ठीक से नहीं पढ़ते और जल्दी जल्दी में आंसर गलत कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ट्रीटिंग द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आइडेंटिकली, यानी सारे ही विद्यार्थियों को, सारे ही स्टूडेंट्स को इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बेस पर इक्वली ट्रीट करना, यानी कि सबको ऐसा मानना कि सबकी बौद्धिक क्षमता सेम है, सबकी बौद्धिक क्षमता समान है। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है, आप लोग खुद सोचिए, क्या ऐसा होता है कि सबकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी समान होती है? हर एक बच्चा एक दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी समान कैसे हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं कौन से ऑप्शंस हैं। अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन एंड थिंकिंग इन दी सब्जेक्ट बिफोर टेकिंग क्लास, ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि क्लास लेने से पहले एक टीचर को प्रिपरेशन करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझकर तब जाना चाहिए क्लास में, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फोर्थ वन इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, ये भी बिल्कुल सही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर एक टीचर के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी या प्रेजेंटेशन स्किल नहीं होगी तो वो अपनी चीज़ों को स्टूडेंट के सामने ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है। सिर्फ और सिर्फ एक इसमें निगेटिव था, सेकंड वाला, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ट्रीटिंग द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आइडेंटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको बताना है विच विल यू रेट एज अ गुड 21st सेंचुरी टीचर। ये रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है और इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के क्वेश्चंस को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि जो लोग अभी तक, जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है एक बार भी, उनको आइडिया होगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो देखने में बड़े लगते हैं बट होते बहुत ईजी हैं। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि 21st सेंचुरी में एक अच्छे टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट है, जो टीचर ए है, मेक्स नोट्स, वो नोट्स बनाता है फ्रॉम वेरियस बुक्स, अलग अलग बुक से, और शेयर करता है उसकी जीरोक्स कॉपी एंड जीरोक्स कॉपी ऑफ द नोट्स टू द स्टूडेंट्स टू लर्न ऑन देयर ओन। आप सभी को पता है कि नोट्स बनाना, उसकी जीरोक्स कॉपी बच्चों को देना, ये आज के ज़माने में नहीं होता, ये पुराने ज़माने की बात है। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा हमारा, क्योंकि 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, ICT इनेबल्ड टीचिंग जहाँ होती है। टीचर बी यूजेस प्रेजेंटेशन टूल एंड एक्सप्लेन्स दी कॉन्सेप्ट फॉलोड दी डिस्कशन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर ICT की बात आ गई। ठीक है, टीचर सी मेक्स नोट्स एंड राइट द इंफॉर्मेशन ऑन ब्लैक बोर्ड एंड टेल्स स्टूडेंट्स टू कॉपी एंड रोट लर्न। देखो रोट लर्न जो ये यहाँ पर ये आया है ना, अगर आपको इससे भी नहीं पता चल रहा तो रोट लर्न जो होता है एक निगेटिव वर्ड है। रोट लर्न जहाँ पर भी आ जाए वो निगेटिव स्टेटमेंट होगा, तो हमारा ये भी कट हो जाएगा। टीचर डी uses presentation embedded with graphic, videos and animation to explain the concept and discusses with students। तो यहाँ पर भी देखो ICT का यूज़ किया गया है। टीचर ग्राफिक्स का यूज़ कर रहा है, वीडियोस का यूज़ कर रहा है, एनिमेशन का यूज़ कर रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट की समझ बन सके। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है 21st सेंचुरी के हिसाब से। जो अगला स्टेटमेंट है, टीचर ई प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी वीडियोज़ बिफोर द क्लास, क्लास से पहले अच्छी क्वालिटी की वीडियोस प्रोवाइड करना, एंड डिस्कसेस देम इन क्लासरूम। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि पहले ही
स्टूडेंट्स को लेक्चर्स से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाती हैं और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं क्लास में आने के बाद होती हैं। टीचर पहले ही वीडियोस प्रोवाइड कर देता है। तो ये भी फ्लिप्ड क्लासरूम भी आईसीटी के अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत कौन से हुए, एक ए वाला और एक सी वाला, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखो हिंदी में भी आप लोग पहले पढ़ लीजिए ठीक से, उसके बाद अपना आंसर लगाना। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 BDE। हमने क्या देखा था, अभी यही तो देखा था हमने कि ए वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, और सी वाला गलत हो जाएगा। तो BDE ये 3 बचे हमारे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पर असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि जो असर्शन दिया हुआ है, यानी कि असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या वो उसका रीज़न, जो रीज़न है, ये रीज़न है असर्शन का। ठीक है, पहले तो आपको ये देखना होता है कि ये दोनों ट्रू हैं या नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं। पहले तो आप ये चीज़ देखिए। ये चीज़ देखने के बाद अगर आपको लग रहा है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, उसके बाद आप ये देखिए कि क्या रीज़न सच में असर्शन का रीज़न है। इस तरीके से आप असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी आंसर के सही होने की। फ्लिप्ड क्लासरूम इज़ अ लर्नर सेंट्रिक इफेक्टिव मॉडल फॉर ICT इनेबल्ड टीचिंग, लर्निंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग। तो ये हमने अभी समझा कि फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, एक लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। किस चीज़ के लिए, टीचिंग और लर्निंग के लिए और ब्लेंडेड लर्निंग के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। रीज़न देख लेते हैं। स्टूडेंट्स लर्न कॉन्सेप्ट्स थ्रू वीडियोज़ एंड इन क्लासरूम टीचर गाइडेड डिस्कशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डन इन फेस टू फेस मोड। फ्लिप्ड क्लासरूम में हमने अभी यही तो जाना था पिछले क्वेश्चन में कि स्टूडेंट्स लर्न करते हैं कॉन्सेप्ट को थ्रू वीडियोज़, उसके बाद इन क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच डिस्कशन होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और ये सब होता है फेस टू फेस। तो दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं और दोनों जो रीज़न है वो असर्शन का पूरी तरीके से रीज़न भी है, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में भी आप लोग पहले देख लीजिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग वीडियो को पॉज करके तब खुद से आंसर लगाना। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड कल ही मैंने आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं और मैंने प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को याद करने की आपको ट्रिक भी बताई थी। अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली क्लास देखी है तो आपका ये क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाएगा। तो देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हमने याद किया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हमने याद किया था SSSC, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ये था हमारा प्रोबेबिलिटी। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हमने कैसे याद किया था, PCSQ। P मतलब पर्पसिव सैम्पलिंग, C मतलब कन्वीनियंस सैम्पलिंग, S मतलब स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड Q कोटा सैम्पलिंग। यहाँ पर क्या पूछा गया है, नॉन प्रोबेबिलिटी, और देखो कोटा जो आता है नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। कोटा सैम्पलिंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये देख लो, आप इसको देख सकते हो, SSC से हमने याद किया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हमने याद किया था PCSQ से, कि आप PCS क्यों करना चाहते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला ही क्वेश्चन है। कॉन्ट्राडिक्टरी की बात हो रही है कि इसमें से कौन से दो स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहले आप लोगों को मैं ये दिखा देती हूँ कॉन्ट्राडिक्टरी कौन कौन होते हैं। देखो, ऑल वाला केस, एवरी या फिर ऑल एस इज P और सम एस इज नॉट P, ये होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी आपस में। दूसरा, नो एस इज P, यानी कि ये है E, ये है A, ये है I और ये है O, ठीक है, और यहाँ पर सम एस इज P। ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। समझ लिया आपने अच्छे से। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे वापस। देखो,
ऑल ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल, ठीक है, ये ऑल वाला केस आ गया। सम ऑब्जेक्ट्स आर नॉट पेरिशेबल, ये कौन सा केस आ गया हमारा, ओ वाला। ये हो गया ए, ये हो गया ओ, और ये वाला हो गया आई क्योंकि सम वाला है, और ये हो गया ई, नो वाला। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपस में ये दो जोड़े बनेंगे जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बट यहाँ पर हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें ऑप्शंस से देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो कॉन्ट्राडिक्टरी कौन होगा, एक तो होंगे आपस में, हमने ऐसे बनाया था ना ए, ई, आई एंड ओ। आप लोग भी एग्जाम में इसको बना लेना, आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये दोनों ए और ओ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ए और ओ। ए और बी का ऑप्शन है, ए और बी का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है इन चारों में से, तो हम ए और बी को तो नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरा ई और आई, यानी कि सी और डी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, यू और आई, तो सी और डी का ऑप्शन है, बिल्कुल है। यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सी एंड डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सी एंड डी ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर सब कॉन्ट्रेरी इन द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। यहाँ पर देखो कितना मॉडिफाई करके पूछा गया है क्वेश्चंस को, ये सारे ही टर्म्स मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई थी। यहाँ इन्होंने ये पूछा है कि ये जो पेयर्स दिए गए हैं प्रीपोजिशन के, इसमें सब कॉन्ट्रेरी कौन सा होगा। तो कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, ये सब हम अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप पहले ये देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, सब कॉन्ट्रेरी। और सब कॉन्ट्रेरी देखो यहाँ पर कौन सा है, सब कॉन्ट्रेरी है ये वाला, ये है सब कॉन्ट्रेरी, यानी कि आई और ओ। आई मतलब सम, ओ मतलब सम नॉट, ओके। अब वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो ज़रा, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सल और पर्टिकुलर का केस। मैंने आपको समझाया था कि जो ऑल और नो वाला केस होता है, ये ऑल, ये यूनिवर्सली बात हो रही है यानी कि सभी, नो ये भी यूनिवर्सली बात हो रही है यानी कि कोई भी नहीं। यहाँ पर सभी हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं, तो ये दोनों होते हैं यूनिवर्सल। और जहाँ पर सम की बात होती है वो होते हैं पर्टिकुलर। तो देखो ये हुआ पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्योंकि यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं हुआ है, ये हुआ पर्टिकुलर निगेटिव क्योंकि नोट का प्रयोग हुआ है। तो सब कॉन्ट्रेरी कौन हुए, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर निगेटिव। ऑप्शंस में देखते हैं क्या कहीं पर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर निगेटिव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, सब कॉन्ट्रेरी, तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर निगेटिव ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, और यही आपस में होंगे हमारे सब कॉन्ट्रेरी, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवार्ड्स द ईस्ट, यानी कि एक कार 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलती है। इसको आपको सॉल्व करना होगा, जो जो चीज़ लिखी हुई है ना उसको आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, ज़्यादा टाइम होता नहीं है एग्जाम में, तो आपको एकदम सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम बना लेते हैं। देखो मैंने आपको समझाया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इस तरीके से आपको बना लेना है जब भी आपके पास डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आए। यहाँ पर कहा गया 5 किलोमीटर चलती है कार ईस्ट की तरफ, तो देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट इसको हाईलाइट कर लीजिए, और उसके बाद किधर चली, ईस्ट की तरफ चली, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। उसके बाद देन 10 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ, साउथ किधर है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कितनी चली वो, 10 किलोमीटर। उसके बाद फाइनली 5 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट किधर है, इधर, तो ये वेस्ट की तरफ कितनी चली, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों हो गए 5 5 और ये वाला हो गया 10। व्हाट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, देखो यहाँ था इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है इसका फाइनल पॉइंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये वाला हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट, और यही हमसे पूछा है। तो देखो जब ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा, जब ये पूरा 10 है और इसको हम देखें तो ये भी 10 होगा, इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, 10 किलोमीटर साउथ। क्योंकि देखो ये साउथ की तरफ ही तो आ गया, यहाँ से चल के ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, यानी कि इस वक्त कहाँ पर है ये, अगर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से देखा जाए तो ये साउथ की तरफ है, साउथ हमारे नीचे की तरफ होता है ना, उस तरीके से। तो 10 किलोमीटर साउथ इसका सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन वाला भी मैं एक क्लास ले चुकी हूँ आपका, उसको भी आप लोग देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं या फिर एक स्टेटमेंट सही है और एक गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं,
डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चंस मीन्स नैरोइंग डाउन एंड फोकसिंग डायरेक्टली ऑन व्हाट यू वांट टू नो। ये बिल्कुल सही बात है। आप रिसर्च करते टाइम जब आप अपना प्रॉब्लम एरिया डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद आप जो रिसर्च क्वेश्चन बनाते हो, रिसर्च क्वेश्चन आपके रिसर्च के एरिया को नैरो कर देते हैं, ठीक है, और फोकस करते हैं डायरेक्टली जो भी आप जानना चाहते हो सिर्फ उस पर। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज अ रिसर्च क्वेश्चन डजंट प्रॉम्प्ट अ रिसर्चर टू डू लिटरेचर सर्वे। क्या आपको ऐसा लगता है कि रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए एक टीचर को लिटरेचर सर्वे करने की कोई नीड नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिटरेचर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की एक रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अपनी प्रॉब्लम को डिसाइड करने से पहले भी रिसर्चर लिटरेचर सर्वे करता है, और अपना प्रॉब्लम एरिया डिसाइड करने के बाद भी हाइपोथेसिस बनाने से पहले लिटरेचर सर्वे करता है। इसीलिए ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी रिसर्च के अंदर। तो ये आंसर, ये जो है आपका, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखो, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में। यानी कि स्टेटमेंट 1 तो हमारा ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट। तीसरा, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाइएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो तीनों डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, इन तीनों ही डोमेन का जो हाईएस्ट स्टेप है या हाईएस्ट स्टेज है वो कौन कौन सी होंगी? तो देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। कॉग्निटिव के लिए हमने क्या ट्रिक बनाई थी? K2 KC A2 SE, ये हमने ट्रिक बनाई थी कॉग्निटिव के लिए। अफेक्टिव के लिए हमने क्या ट्रिक बनाई थी? पहले हम साइकोमोटर के देख लेंगे। साइकोमोटर के लिए हमने ट्रिक बनाई थी इम्पान, IMPAN, ठीक है। और अफेक्टिव के लिए हमने क्या बनाई थी? R2 वॉक, ये थी हमारी अफेक्टिव की। अब देखो, E फॉर होता है इवेल्युएशन, N फॉर नेचुरलाइजेशन एंड C फॉर कैरेक्टराइजेशन। कहाँ पर लिखा हुआ है? इवेल्युएशन, नेचुरलाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। तो BDE इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर क्या हो जाएगा? BDE, इवेल्युएशन, कैरेक्टराइजेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इवेल्युएशन किसका होगा? इवेल्युएशन हमारा होगा कॉग्निटिव का। कैरेक्टराइजेशन किसका होगा? R2 वॉक, ठीक है, अफेक्टिव। और इम्पान से हमने याद किया था साइकोमोटर का, तो ये नेचुरलाइजेशन होगा साइकोमोटर का। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन 4th to 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखो, यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है। यहाँ पर साफ साफ आपसे ये कहा गया है कि आपको 1st से 4th का सीक्वेंस नहीं बताना है कि पहले 1st जनरेशन, फिर 2nd जनरेशन, फिर 3rd जनरेशन। यहाँ पर आपको उल्टा पूछा गया है। यहाँ पर कहा गया है 4th to 1st, यानी कि पहले 4था जनरेशन, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, जनरेशन के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, मैंने शॉर्ट्स बनाया था, उसमें आप देख सकते हो। सबसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कहा जाता है, 1 सेकेंड, वैक्यूम ट्यूब्स। 2nd जनरेशन को ट्रांजिस्टर, 3rd जनरेशन को इंटीग्रेटेड सर्किट एंड 4th जनरेशन को माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? 4 जनरेशन की बात हो रही है, और ये पूछा गया है कि 4th से 1st की तरफ। अब 4th से 1st की तरफ पूछा गया है, यानी कि पहले आ जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, 2nd हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, तीसरा हो जाएगा ट्रांजिस्टर एंड चौथा हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स, जिसको आप कैसे याद रख सकते हो? MITV। MI का फ़ोन होता है ना, तो MI के फ़ोन की जगह आप MI का TV कर लीजिए, ऐसा आप याद रख सकते हो। 4th से अगर 1st जनरेशन तक आपको अगर जाना है तो आप कैसे याद रख सकते हो? MI का TV, यानी कि MITV। ये ट्रिक आप बना सकते हो, कोई भी ट्रिक आप अपने तरीके से बना सकते हो, बस आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? MITV। देखो, हमने देखा MITV, M मतलब 1, I, T और V। तो देखो, A के बाद C, C के बाद D, फिर B, ACDB। कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ACDB। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ACDB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल यानी कि NHERC विल बी दी सिंगल पॉइंट रेगुलेटर फॉर ऑल डिसिप्लिन्स एक्सेप्ट, यानी कि NEP 2020 में कहा गया है कि जो आपकी NHERC बनेगी यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो होगी, उसमें हर एक डिसिप्लिन पर फोकस किया जाएगा, हर एक डिसिप्लिन को रेगुलेट किया जाएगा, बट किसको छोड़कर? इन चारों में से एक ऐसा है जिसको छोड़कर बाकी सबको कंसीडर किया जाएगा, और वो है मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग स्टार बना लेना कि NEP 2020 में NHERC जो है वो सबको रेगुलेट करेगी, बट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को एक्सेप्ट किया गया है, मतलब इसको छोड़ दिया गया है, इसको छोड़कर बाकी सबको रेगुलेट किया जाएगा। अगला है द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर गेन्स फैमिलियरिटी विद अ फिनोमिना टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट इज नोन एज। ये रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ये बोला गया था कि अनुसंधान का वो वाला टाइप, यानी कि रिसर्च का वो टाइप जिसमें कि रिसर्चर किसी भी फिनोमिना से फैमिलियर होता है और उस फिनोमिना के बारे में नया इंसाइट, उसको इंसाइट नहीं, यहाँ पर इंसाइट होगा, इसको ठीक कर लेना आप, ठीक है, यहाँ पर इंसाइट होगा, नया इंसाइट प्राप्त करता है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम या फिनोमिना से वो फैमिलियर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आप लोग हमेशा याद रखना, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है कि कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में रिसर्चर ज़्यादा नहीं जानता है, तो वो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, वो उससे फैमिलियर होने की कोशिश करता है और उसके बारे में न्यू इंसाइट्स प्राप्त करता है, उस पर स्टडी, उसको जानकर। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कम, या फिर केम, यहाँ पर केम होगा, इनटू एग्जिस्टेंस एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो आपका NCTE है, ये सभी को पता होगा, बट इसमें कुछ जो चीज़ें याद रखनी है वो आपको क्या याद रखनी है? देखो, स्टैट्यूटरी बॉडी जो बना NCTE वो बना था 17 अगस्त 1995 को, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। आंसर तो इसका है 17 अगस्त 1995, बट जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो क्या है? NCTE एडवाइजरी बॉडी बना था 1973 में। ये तीनों डेट आपको अलग अलग याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को कुछ भी पूछा जाएगा NCTE का नाम देखकर सभी बच्चे 1995 को टिक कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा NCTE है, जो कि टीचर एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, तो एडवाइजरी बॉडी बनी वो 1973 में। उसके बाद 1993 में एक्ट पास हुआ और उस एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी वो बनी 17 अगस्त 1995 में। तो ये तीनों डेट अलग अलग आपको याद होनी चाहिए NCTE से रिलेटेड, वरना आप लोग आंसर गलत कर दोगे। ओके, तो ये आज के क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में अपनी। थैंक यू सो मच।